नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, वो शो जो आपकी टैक्स से जुड़ी सभी उलझनों को सुलझाता है। आपकी परेशानियों पर हम लगाते हैं फुल स्टॉप ताकि आप कर सके बेहतर तरीके से अपनी टैक्स प्लानिंग। आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं टैक्स कंसल्टेंट अमिताभ सिंह। तो हम अमिताभ से पूछेंगे वो सारे सवाल जो आप हमें लगातार भेज रहे हैं और आसान बनाएंगे टैक्स भरने की प्रक्रिया आपके लिए। लेकिन उससे पहले बताते हैं आज शो में क्या खास है। बजट में बढ़ा प्रॉपर्टी का पोजेशन पीरियड, समझिए आपके लिए क्या है इसके मायने। बताएंगे क्या है अटल पेंशन योजना और ये नेशनल पेंशन सिस्टम से कितनी अलग है। जॉइंट अकाउंट पर किसकी होगी टैक्स की देनदारी, खत्म करेंगे सारा कंफ्यूजन। लेकिन सबसे पहले बात आपके फायदे की। इस बार के बजट ने एक बात बदली है। बजट के बाद अब घर खरीदारों को ये राहत मिलने वाली है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर टैक्स छूट के नियम बदले हैं और ये कंज्यूमर के हक में आ गए। अब 3 साल के बदले 5 साल में भी पोजेशन मिलता है तो टैक्स छूट के आप हकदार होंगे। ये कदम वित्त मंत्री ने जाहिर तौर पर इसलिए उठाया है क्योंकि अब बिल्डर कहा 3 साल में आपको घर बनाकर दे रहे हैं, तो ये समय अगर खिंच रहा है तो खरीदारों को भी तो फायदा मिलना चाहिए। तो इस नियम से आप कैसे फायदे उठा सकते हैं, अमिताभ समझाइए। ये खबर तो बहुत अच्छी है कि अब ये पीरियड बढ़ा दिया गया है, लेकिन किस तरह से टैक्स छूट मिलेगी, किन बातों का टैक्स पेयर को ख्याल रखना है। तो अगर अभी जो लॉ था उस पर हम नजर डालें तो उसमें सेक्शन 24 के अंतर्गत अगर हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड 3 साल का है, 3 साल के अंदर हम मकान खरीद लेते हैं या बनवा लेते हैं तो हमें 2 लाख रुपए हर साल हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे। और अगर हमें 3 साल से ज्यादा लग जाता है उस मकान को अपने पोजेशन में अपने पास करने में तो वो डिडक्शन 2 लाख से घट के सीधा 30,000 पे आ जाता है। और इसके कारण बहुत लोग जब कंस्ट्रक्शन डिले होती है तो 2 लाख को गवा के वो 30,000 के दायरे में आ जाते हैं। तो 3 साल से ये अवधि बढ़ा के 5 साल जो कर दी है उसमें ये पहले ध्यान रखना है कि ये असेसमेंट ईयर 2017-18 से लागू है। मतलब ये वित्त वर्ष 2016-17 से एप्लीकेबल है, जिसका मतलब है कि अगर हम इसको 5 साल पीछे देखें तो 2011-12 में अगर हमने कोई लोन लिया है मकान खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए और 2014-15 में हमें ये मकान कंस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए था या मिल जानी चाहिए थी। अगर हमें नहीं मिलता है, सपोज वो मकान हमें आज मिलता है 2015-16 में, तो हमारी डिडक्शन घट के 30,000 रुपये आ जाएगी। बट अगले साल जब ये लॉ इफेक्ट में आएगा तो हम फिर 2 लाख रुपए क्लेम कर सकते हैं। 1 साल और हमें जो है तकलीफ सहनी पड़ेगी, पर उसके बाद हम 2 लाख रुपए हर साल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हाँ, जिनकी कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन 5 साल से ज्यादा डिले हो गई है वो अभी भी तकलीफ के भागीदार होंगे। जिनकी कंस्ट्रक्शन 5 साल में हो गई थी पर उनका 5 साल का अवधि खत्म हो चुका है, उन्हें भी तकलीफ सहनी पड़ेगी क्योंकि ये जो चेंज आया है ये प्रोस्पेक्टिव है, आगे के सालों के लिए है, इसकी पीछे इफेक्ट नहीं होगी। ओके, लेकिन अब जब नया घर जो खरीदेंगे उन्हें ये बढ़ी हुई मियाद मिलेगी कि 5 साल तक की समय सीमा मिलेगी कि आपके घर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो, आप टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं अगर 5 साल का वक्त लगाता है डेवलपर। तो बढ़ते हैं अब आपके सवालों की तरफ। पुणे से मेरे साथ विकास भाटिया जुड़ चुके हैं, कैपिटल गेन को लेकर के थोड़े से परेशान हैं। नमस्ते विकास, पूछिए अपना सवाल। हेलो, so my question is my father has recently sold one property in the month of October. So can we purchase a property as a joint owner with me and my father, and instead of he putting like let's say his capital gain is 50 lakhs, instead of so he puts up like his complete 50 lakhs, can there be an option like he can put 30 lakhs and I can contribute the rest? बिल्कुल कर सकते हैं। उनके पास मोटी रकम आई है, उसको जिस तरह चाहे खर्च कर सकते हैं। अगर वो 30 लाख रुपए प्रॉपर्टी के परचेज में डालना चाहे तो जैसा कि आपने बताया 50 लाख की उनकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, तो 30 लाख वो जो प्रॉपर्टी खरीदने में डाल रहे हैं वो उसकी उन्हें छूट मिलेगी सेक्शन 54 में अगर वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में डालते हैं। बाकी बचा 20 लाख, उस पे या तो वो टैक्स दे दे
या वो 20 लाख जो है 54EC में कैपिटल गेन्स बॉन्ड में अगर निवेश करते हैं और 3 साल तक उसको उस बॉन्ड को होल्ड करते हैं तो उसमें भी उनको टैक्स छूट मिल सकती है। ये चॉइस आपका है। अगला सवाल उदय भाले का जोड़ते हैं। इंश्योरेंस पर टैक्स से जुड़ा इनका सवाल है। उदय के पिताजी के देहांत के बाद इनकी मां को 4 लाख रुपए क्लेम के तौर पर मिले हैं। जानना चाहते हैं कि क्या इस रकम पर इनकी माताजी को टैक्स देना पड़ेगा और अगर हां तो टैक्स को कम करने का कोई रास्ता है? कैलकुलेशन में किन बातों का ध्यान रखें उदय जी? आपने लिखा है कि आपकी माताजी का और कोई इनकम का जरिया नहीं है, यही 4 लाख उनके लिए आगे सपोर्ट करेंगी। तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि इंश्योरेंस से जो भी रकम आपके माताजी को मिला है आपके पिताजी के निधन के बाद, वो सारा टैक्स एग्जेम्प्ट है, उसमें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। वो 4 लाख रुपए वो किसी तरह भी इन्वेस्ट करे, उसमें जो इनकम आएगा वो अपने टैक्सेबल लिमिट के हिसाब से टैक्स दे सकते हैं, पर इस 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अमिताभ, अगर इनकी माताजी एक अर्निंग मेंबर होती और तब क्या इंश्योरेंस की रकम किसी के देहांत पर जब मिलती है तो वो टैक्सेबल होती है? प्रियंका, इंश्योरेंस में हमारे इनकम टैक्स में बहुत क्लियर प्रोविजन है कि अगर किसी के निधन पे जो भी इंश्योरेंस क्लेम मिलता है वो बिल्कुल टैक्स एग्जेम्प्ट है रेसिपिएंट के हाथों में, चाहे वो इनकम अर्नर हो या ना हो। और एक बात ये बताई अमिताभ जी ने कि जब इसका वो निवेश करेंगी तो उससे जो इनकम होगी उस पर आपकी माताजी को जरूर टैक्स देना होगा। अगला सवाल तरुण कुमार का। इनकी मां और बीवी एक जॉइंट अकाउंट होल्ड करती हैं जिसकी फर्स्ट होल्डर इनकी माताजी हैं और उनके देहांत के बाद तरुण जानना चाहते हैं कि जॉइंट अकाउंट में मौजूद 12 लाख रुपए पर किसका हक होगा, इस पर टैक्स की देनदारी क्या होगी? अगर इनकी वाइफ के नाम पर वो पैसा जाता है तो क्या क्लबिंग के प्रावधान से भी इन्हें जूझना पड़ेगा तरुण को? इसमें पहली बात तो ये है कि नॉमिनी या जॉइंट अकाउंट होने से हम उस रकम के मालिक नहीं बन जाते। माताजी के अगर प्राइमरी होल्डर थे उस अकाउंट के, तो जो भी उनके लीगल एयर्स हैं, जो भी उनके लीगल एयर्स है उनका उस पे हक बनता है उस रकम पे। हाँ, जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाता तब तक जो जॉइंट अकाउंट होल्डर है या नॉमिनी है वो एक ट्रस्टी की तरह उस अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं, पर उसे अपना मान के उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर उन्होंने कोई विल नहीं छोड़ा है तो ये जनरल नियम है कि उनके देहांत के बाद उनके बच्चे और उनके हस्बैंड, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि उनके पिताजी भी अभी हैं, तो उनके जितने भी बच्चे हैं और पिताजी हैं उनमें बराबरी का हिस्सा होगा उस अकाउंट में जो रकम है उसकी, और जो उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। वो जो रकम लोगों के हाथों में जाएगी, लीगल एयर्स के हाथों में जाएगी, उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। नई दिल्ली से चंदन पारिया की उलझन सुलझाते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रूफ से जुड़ा है इनका सवाल। इन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रूफ अपनी कंपनी को मुंबई में स्पीड पोस्ट से भेजा, लेकिन कंपनी ने इसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि ड्यू डेट जा चुकी थी, मिस कर चुके थे। जानना चाहते हैं कि अब ये क्या करें, कैसे प्रूफ दिखाएं? छूट क्लेम करने में अब तो दिक्कत आएगी, इसलिए परेशान है चंदन जी। आपने लापरवाही कर दी। ये हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है कि कितने दिनों तक आपको इन्वेस्टमेंट की प्रूफ देने का टाइम दे। वो आप पे एक तरह से भरोसा करती है कि आप वो इन्वेस्टमेंट टाइम से कर देंगे, क्योंकि उसकी डिडक्शन वो आपको सैलरी के टीडीएस में से देते हैं। तो अगर आपने वो डेडलाइन मिस कर दिया है, चाहे कोई भी वजह हो, और कंपनी ने आपसे पूरे पैसे सैलरी से काट लिए हैं, तो आपके पास कोई भी इसका इलाज नहीं है। आपको अब इनकम टैक्स रिटर्न भर के वो रिफंड जो है क्लेम करना होगा। आइंदा से अगले साल थोड़ा इसमें मुस्तैदी से रहें और टाइम से अपनी इन्वेस्टमेंट प्रूफ भरें। यानी कि साफ कह रहे हैं टैक्स कंसल्टेंट अमिताभ कि टाइम को बिल्कुल फॉलो करें, टाइम डेडलाइन को मिस नहीं करें चंदन, क्योंकि अब आपके लिए प्रक्रिया लंबी खिंच सकती है। रिटर्न भरिए, रिफंड क्लेम कीजिए। ऐसा नहीं कि वो आपका पैसा कहीं चला गया है, वो मिल जाएगा, पर रिफंड क्लेम करना पड़ेगा आपको। लेते एक छोटा सा ब्रेक। यहां पर ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में, समझेंगे ये क्या योजना है और ये कैसे अलग है एनपीएस से, इसके क्या फायदे हैं। आपके लिए हम अभी हाजिर हो रहे हैं अटल पेंशन योजना वर्सेस एनपीएस से जुड़ी सारी बातें लेकर।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। हमारी कोशिश है कि हम आपका ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सके, आपको टैक्स प्लानिंग के ऐसे टिप्स दें जो आपको फायदा दिलवाए। आज हम बात करते हैं कि आपको रिटायरमेंट के बाद किस तरह के फायदे मिल सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम की तरह एक और स्कीम है, अटल पेंशन योजना इसे कहते हैं। समझते हैं अपने टैक्स कंसल्टेंट अमिताभ से कि ये स्कीम कैसी होती है। तो अमिताभ बताइए, ये अटल पेंशन योजना सबसे पहले तो ये एनपीएस से अलग है, किसे ये फायदा दिलवाएगी, टैक्स छूट मिलेगी? ये अगर देखा जाए अटल पेंशन योजना ये कोई बहुत नया स्कीम नहीं है। जब नेशनल पेंशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस समय एक एनपीएस का ही भाग होता था, स्वावलंबन स्कीम करके, जिसको बहुत बार एनपीएस लाइट भी कहते थे क्योंकि ये एक हल्का रूप था नेशनल पेंशन सिस्टम का। इसमें ये जो सिस्टम था, ये पेंशन का, ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए डायरेक्टेड था, उनके लिए था। और ये सिर्फ पेंशन था। अगर नेशनल पेंशन सिस्टम, और हम फर्क की बात साथ साथ अगर करें तो नेशनल पेंशन सिस्टम में क्या है कि रिटायरमेंट के बाद 60 साल की उम्र के बाद आपको कुछ पैसा एक साथ लमसम मिलेगा और कुछ आपको एन्युटी के रूप में खरीदना पड़ेगा। नेशनल जो स्वावलंबन योजना या जिसको हम अटल पेंशन योजना कहते हैं, इसमें आपको सिर्फ पेंशन मिलेगा, कोई लमसम नहीं मिलेगा। और ये पेंशन जो है 1000 रुपये मिनिमम से 5000 रुपये मैक्सिमम तक मिलेगा। इसमें जो मुख्य बात है ये है कि अगर 31 मार्च 2016, पहले ये डेडलाइन 31 दिसंबर 2015 तक थी, पर इसको सरकार ने एक्सटेंड कर दिया है। इसके पहले अगर कोई ज्वाइन करता है तो 5 साल तक सरकार जो है 50% आपके कंट्रीब्यूशन का वो अपने जेब से को डिपॉजिट या को कंट्रीब्यूशन के रूप में करेगी 5 साल तक। और पर उसमें डिपॉजिट जो है उनकी कंट्रीब्यूशन 1000 से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन सभी लोग नहीं ये खरीद सकते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही है अटल पेंशन योजना। इसमें कोई रुकावट नहीं है, सभी लोग खरीद सकते हैं। पर जो गवर्नमेंट की को कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ उन्हीं लोग को मिलेगी जो कि टैक्स पेयर नहीं है और वो किसी भी सोशल सिक्योरिटी में भागीदार नहीं है, ना वो प्रोविडेंट फंड या ईएसआई, उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी कवरेज नहीं है। ऐसे लोगों के लिए सरकार जो है ये को कंट्रीब्यूशन की बेनिफिट दे रही है। तो ये एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम से काफी अलग है। इसकी जो टारगेट है वो अलग है, पर इसका संचालन बहुत उसी तरीके से होता है। और जो कहा गया कि रिटायरमेंट के बाद जो है आपको कोई एक मोटी रकम नहीं मिलेगी, बस आपको एक पेंशन की तरह रेगुलर मंथली आपको मिलती रहेगी एक रकम, जो 5000 से ज्यादा नहीं होगी और 1000 से कम नहीं होगी। तो पेंशन सोसाइटी क्रिएट करने के लिए एक और कदम हम देख रहे हैं। अटल पेंशन योजना भी उसी तरफ एक कदम है, एनपीएस भी उसी तरफ एक कदम है। अब शुरुआत करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का। सज्जन सक्सेना मेरे साथ फोन लाइन पर गाजियाबाद से हैं। नमस्ते सक्सेना जी, पूछिए अपना सवाल, क्या परेशानी है सर? नमस्ते सर, मैंने एक मकान 3 मार्च 2015 को निर्माणाधीन फ्लैट है बुक कर, जिसकी कीमत 82 लाख रुपए थी। 82 लाख, और उसके लिए मैंने 52 लाख रुपया उसी समय पेमेंट भी कर दिया। और उस मकान की रजिस्ट्री जुलाई 2016 में होनी है और बाकी पैसा मुझको जुलाई 2016 में देना है। ठीक है। इसी बीच मैंने अगस्त 2015 में हमारा एक पुराना मकान इलाहाबाद में था जिसको बेच दिया 43 लाख रुपए में। ठीक है। और उसमें मुझको 25 लाख का कैपिटल गेन हुआ। ठीक है। अब मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो मकान मैंने मार्च 2015 में खरीदा था और जिसकी रजिस्ट्री 2016 में होगी, क्या मेरा कैपिटल गेन उस मकान से एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। आपका सवाल शायद इसलिए है क्योंकि आपने जो मकान है वो पहले बुकिंग करा ली और अपना पुराना मकान बाद में बेचा, इसीलिए शायद आपको सोच रहे होंगे कि शायद मुझे कैपिटल गेन्स मिलेगा या नहीं। बिल्कुल मिलेगा। जब भी आप कोई मकान बेचते हैं तो उसके 1 साल पहले या उसके 2 साल के बाद में अगर कोई आप मकान खरीदते हैं
तो उसमें आपको कैपिटल गेन्स की रियायत या छूट मिलेगी, क्योंकि आपने बुकिंग जो है 1 साल पहले के अंदर करा लिया है। हाँ, और ऐसे भी रजिस्ट्री जो है बाद में ही होनी है, इसीलिए आपको पूरी छूट मिलेगी। पर एक ध्यान रखिए कि अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल करने तक, जो कि जुलाई 31 2016 तक आपको टैक्स रिटर्न भरनी है, उस समय तक अगर आपने वो रकम उस मकान की रजिस्ट्री में नहीं जमा कराई है, किसी भी कारण से कोई डिले हो गया, तो फिर आपको वो रकम जो है कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में, एक स्पेशल अकाउंट होता है, अपने बैंक से पता कर ले, उसमें डिपॉजिट रखना पड़ेगा, नहीं तो उस पर टैक्स लग जाएगा। तो ये एक आप चुस्ती बरतिए तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंदौर से मोहम्मद शमसुद्दीन ने अपना सवाल भेजा है। इन्होंने पिछली 2 कंपनियों से पीएफ विड्रॉ नहीं किया क्योंकि इन्हें पीएफ नियमों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इन्हें कंपनी छोड़े हुए अब करीब 8 साल बीत चुके हैं। जानना चाहते कि पीएफ पर ब्याज मिलेगा कि नहीं, टैक्स छूट कितनी मिलेगी, क्या अब ये जब चाहें तब पीएफ से रकम निकाल सकते हैं या अभी भी कोई टाइम डिसिप्लिन इन्हें फॉलो करना है? शमसुद्दीन जी, आपके कारण ही सरकार के पास इतनी रकम प्रोविडेंट फंड में जमा है जिसका कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, आपका पैसा है, आप क्यों वहां पे छोड़ रखे हैं, पर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। 8 साल हो गए हैं तो भी आपकी रकम वहां पे बरकरार होगी। आप पहले तो इंटरेस्ट की जो आपने सवाल करी है, आपको उस पे लगातार इंटरेस्ट मिलता रहा होगा 2011 तक। उसके बाद थोड़ी रूल चेंज हो गई कि कोई भी अगर पीएफ अकाउंट में 36 महीने तक अगर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं गया तो उसको इनऑपरेटिव या डॉर्मेंट करार दे दिया जाएगा और उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पर आपकी मूल रकम अभी भी वहां पे प्रिजर्व्ड है। आप प्रोविडेंट फंड के वेबसाइट पे जाके वहां पे उन्होंने एक स्पेशल हेल्प डेस्क रखा है कि इनऑपरेटिव और पुराने भूले भटके अकाउंट्स को जो है रिवाइव करके उसमें से पैसा कैसे निकाला जाए, उसके बारे में आपकी मदद करेंगे। तो आप कोई भी संकोच मत कीजिए, कोई विलंब मत कीजिए, जाके अपना पैसा वापस लीजिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक के बाद जानेंगे स्टॉक मार्केट से अगर हुई है कमाई तो कितना देना होगा टैक्स। वापस आइए, इस सवाल का जवाब अमिताभ देंगे आपको। बचाइए अपना टैक्स हमारे साथ, क्योंकि टैक्स गुरु है आपका पर्सनल टैक्स गाइड जो करता है टैक्स बचाने में आपकी मदद। मेरे साथ है मुकुंद मेहता अहमदाबाद से अपने सवाल के साथ। नमस्ते मुकुंद, बताइए कहां परेशानी आ रही है टैक्स की देनदारी को लेकर? नमस्ते टैक्स गुरु एंड टीम मेंबर्स। मुझे ये पूछना है कि अगर सपोज मेरी इनकम खाली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है फ्रॉम स्टॉक मार्केट और तो उसके ऊपर मुझे ETC के डिडक्शन मिल सकते हैं 1,50,000 PPF में LIC प्रीमियम में और 50,000 NPS में इन्वेस्ट किया तो सपोज मेरा इनकम टोटल है 4 लाख फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम स्टॉक मार्केट। इफ आई इन्वेस्ट इन 1,50,000 in PPF and 50,000 in NPS, can I claim this deduction against short term capital gain income? Because TDS has been deducted from this gain. Suppose on 4,60,000 tax has been deducted. Can I claim refund of this by investing in ETC investment? मुकुंद जी, पहले तो मैं आपको गुरु मान के ये पूछना चाहूंगा कि इस गिरते हुए मार्केट में आपने 4 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बनाया, ये दाद देने वाली बात है। पर अब आपके सवाल पे आते हैं। 4 लाख रुपए आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बनाया है, जिसपे मैं मान के चलता हूं कि आपने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी भरा होगा। इस पे आपको 15% TDS भुगतना पड़ा है और आपका सवाल इससे जुड़ा है। पहला आंसर ये है कि सेक्शन 111A के अंतर्गत आपको 15% टैक्स रेट लगेगा, जो कि एक स्पेशल टैक्स रेट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के लिए अगर इक्विटी ट्रांजैक्शन किया है आपने स्टॉक एक्सचेंज पे। पर आपको इस पे स्लैब बेनिफिट मिलेगा। तो 4 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट लेते हुए जो 1.5 लाख रुपए बचेगी उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 15%। 80C की बेनिफिट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, वो आप छोड़ दीजिए उम्मीद। पर जो आपने स्लैब के अंतर्गत बचा रखा है उसको एंजॉय कीजिए। और
उम्मीद है कि आप ऐसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनाते रहें। शुक्रिया अमिताभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए टैक्स से जुड़े सारे सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में आज इतना ही, लेकिन टैक्स से जुड़ा कोई सवाल आपको परेशान कर रहा हो तो भेजिए हमें। आप हमें अपने सवाल SMS के जरिए भेज सकते हैं। TG लिखकर स्पेस दीजिए, अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर भेज दें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर भी भेज सकते हैं अपने सवाल। याद रखें, सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी जरूर भेजें, ताकि अगर हमें आपकी कोई जरूरत समझ में नहीं आए तो हम आपसे संपर्क कर सकें। तो टैक्स गुरु में मुझे यही इजाजत दीजिए। नमस्कार, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे और यूं ही आपका टैक्स बचाते रहेंगे।